हेलो डियरियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 को पूरा डिवाइस करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट पे परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 5 का टाइटल है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर आप जमीन पर खेती कर रहे हैं तो उसको एग्रीकल्चर कहा जाएगा इन अ ब्रॉडर सेंस। लेकिन एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें आती है, उसी के बारे में बताया गया है। इट इंक्लूड्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स। इसमें फसल उगाना तो आता ही है, साथ ही साथ रियरिंग लाइव स्टॉक, पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल लगाना भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, और फिशिंग भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा तो केवल रेजिंग क्रॉप्स को ही इंक्लूड मत कीजिएगा, आप इन सभी चीज़ों को भी इंक्लूड कीजिएगा। अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदरर्स। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो अर्ली मैन थे वो पहले फूड गैदरर्स हुआ करते थे। वो खाना को जमा करते थे, खाते थे, खत्म करते थे, फिर से खाना जमा करते थे। और हंटर्स हुआ करते थे, वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या किए, फसल उगाना सीख लिए। और फसल कहाँ उगाते थे? रिवर वैलीज में, नदियों के किनारे जहाँ पे वाटर अवेलेबल हुआ करता था। विच अलाउड एंशियंट सिविलाइजेशन टू फ्लोरिश। और इसी कारण से जो पुरानी सभ्यताएं थी वो फ्लोरिश हो पाई, वो ग्रो कर पाई, और उसके बारे में आज भी हम लोग पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड लिवलीहुड फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। उसी से उनको फूड मिलता है और उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया। और भारत जैसे देशों की बात करें तो एग्रीकल्चर भारत का बैकबोन है। भारत में अधिकतर लोग खेती ही करते हैं, जिसके कारण से इंडिया का इकोनॉमी सस्टेन कर पाता है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। हमारे देश में अलग अलग तरह के फैक्ट्रीज हैं और उनको चाहिए रॉ मटेरियल, जैसे कि कपड़ा का खादान है और वहाँ पे कपड़ा बनाने के लिए सिल्क चाहिए, और सिल्क कहाँ से आएगा? तो खेती से ही आएगी। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम हमारा एग्रीकल्चर ही करता है। साथ ही साथ ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सामान हम लोग यूएस भेजते हैं तो बदले में हमें डॉलर्स मिलता है, और उस डॉलर का यूज़ करके हम लोग फिर यूएस से कोई सामान खरीद सकते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को पहले अर्न करना पड़ता है, तभी हम लोग विदेश से कोई भी सामान खरीद पाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। अब हमें उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानना है जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेन कैटेगरीज ऑफ फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स हैं ना जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं, उनको दो मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला कैटेगरी है फिजिकल या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, और दूसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कैटेगरी में जो जो फैक्टर्स आते हैं उसको देखते हैं। इस कैटेगरी में पहला फैक्टर आता है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर का मतलब हुआ कि जमीन कैसी है। प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन हाईलैंड्स ड्यू टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। धरती अलग अलग तरह की होती है। प्लेन्स भी होता है, प्लेट्यूड्स भी होता है जिसको हाईलैंड्स कहते हैं, और माउंटेन भी होता है। तो खेती के लिए किस तरह का रिलीफ फीचर होना चाहिए, किस तरह का जमीन होना चाहिए? तो प्लेन्स होना चाहिए। प्लेन्स इसीलिए क्योंकि प्लेन्स में ही अधिकतर पॉपुलेशन रहता है, इसी कारण से वहाँ पे लेबर मिल जाता है आसानी से, और मार्केट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, जिससे कि फसल जो भी उत्पन्न होता है उसको हम लोग बेच सकते हैं। एंड ईज ऑफ यूजिंग मॉडर्न मशीनरी। और जो भी मशीन्स होता है ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, उसका इस्तेमाल प्लेन्स में करना काफ़ी आसान होता है। अगर हाईलैंड्स हैं तो वहाँ पे वो मशीन नहीं चलेगा अच्छे से, माउंटेन है तो वहाँ भी नहीं चलेगा अच्छे से। अगला पॉइंट है रिवर बेसिन्स एंड डेल्टाज आर मोर आइडियल देन माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन तो खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, वहाँ पे लिमिटेड चीज़ों को ही उगाया जा सकता है, जैसे चाय की खेती होती है। अच्छा किसको माना जाता है? तो रिवर बेसिन्स को। रिवर बेसिन किसको कहते हैं? पहाड़ों से जब नदियाँ बहकर आती है तो जिस निचले एरिया से वो बहकर आगे बढ़ती है उस निचले एरिया को बेसिन कहते हैं। यहाँ पर पहाड़ों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, तो यहाँ पर खेती अच्छी होती है। उसके अलावा डेल्टा। डेल्टा किसको कहते हैं? नदी समुद्र में गिरने से पहले यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी को बहाकर समुद्र में एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, आप मैप में देखिएगा, वहाँ पर भी खेती अच्छी होती है। दूसरा फिजिकल फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट जितना अच्छा होगा खेती के लिए उतनी अच्छी खेती होगी। ईच क्रॉप हैज़ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड रेनफॉल रिक्वायरमेंट। हर फसल को एक खास टेम्परेचर चाहिए, एक खास अमाउंट में रेनफॉल चाहिए। अगर उतना मिलेगा तो फसल अच्छी होगी। ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन हैव लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स कंपेयर टू
टेम्परेट रीजन्स, जो ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पे लंबे समय तक खेती की जा सकती है, लेकिन टेम्परेट जोन में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड ही होता है जिस समय खेती की जा सकती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तीसरा फैक्टर है सॉइल, यानी कि मिट्टी कैसी है। फर्टाइल सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट ग्रोथ। उपजाऊ मिट्टी जिसमें मिनरल्स की मात्रा अधिक है, ऑर्गेनिक मैटर्स की मात्रा अधिक है, वैसी मिट्टी में फसल की उत्पादन बहुत अच्छी होती है। एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल आर कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। ये तीन हो गए फिजिकल फैक्टर्स। अब हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना है। फैक्टर्स का दूसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो कि पैसे से रिलेटेड है, जैसे कि आपके पास ज़मीन कितनी है, कितनी बड़ी ज़मीन है, आपके पास लेबर है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स कहलाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का साइज़ कितना बड़ा है। जो छोटे खेत होते हैं, फ्रेगमेंटेड फील्ड्स होते हैं, फ्रेगमेंटेड का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, और ये डेवलपिंग नेशंस में ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और भारत में छोटे छोटे खेत आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये छोटे छोटे खेत होते क्यों है, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे लॉ ऑफ सक्सेशन के कारण भी ऐसा होता है। यानी कि पिता है, उसके 3 पुत्र हैं, तो वो 3 हिस्सों में खेतों को बांट देगा और फिर से खेत छोटा छोटा हो जाएगा। आगे फिर से वो उनके पुत्रों में बटेगा तो खेत और छोटा हो जाएगा। ऐसे जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं उसमें खेती करना अनइकोनॉमिकल माना जाता है। मतलब छोटे छोटे खेतों में खेती करना ज़्यादा खर्चीला होता है। रेदर देन अगर आप एक बड़े से खेत में खेती करें तो कम खर्चे में आपका अच्छा फसल उग जाएगा। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर है लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इन्फ्लुएंसेस क्रॉपिंग पैटर्न। लेबर अवेलेबल है कि नहीं इस पर भी डिपेंड करता है कि किसान कौन सी फसल उगाएगा। अगर किसी फसल में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और लेबर आसपास है ही नहीं तो किसान वो फसल नहीं लगाएगा, फिर क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाएगा। सम रीजन्स लाइक पंजाब रिलाई ऑन माइग्रेंट लेबरर्स ड्यूरिंग पीक सॉइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स। पंजाब में बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और वो लोग माइग्रेंट लेबर पर डिपेंडेंट होते हैं। जो बिहार से, झारखंड से यहाँ से लेबर जाते हैं वहाँ पे काम करने, उस पे वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। वो लोग जाएंगे तभी वहाँ पे खेती हो पाएगी। तीसरा फैक्टर है कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इनपुट लाइक HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, मशीन एंड हायर्ड लेबर। ये सारी चीज़ें चाहिए खेती के लिए, और इसके लिए चाहिए क्या, तो पैसा चाहिए। पैसा नहीं होगा तो ये सारा चीज़ कैसे आएगा। कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर कैपिटल। और जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल क्रॉप क्या होता है, उसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है और उसके लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ये सारे हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स। इस पर डिपेंड करता है कि खेती अच्छी होगी या बुरी होगी। अगला टॉपिक वही हमारा कि कृषि कितने तरह की होती है। एग्रीकल्चर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। सबसे पहला सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप केवल अपने इस्तेमाल लायक ही फसल उगा रहे हैं तो उसको हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। कैरीड आउट ऑन अ स्मॉल स्केल प्राइमरली टू मीट नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली और कम्युनिटी। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल की खेती होती है, छोटे छोटे खेतों में की जाती है, और किसान इस तरह की खेती मेनली इसीलिए करते हैं ताकि अपने फैमिली का पेट भर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास रहने वाले लोगों का पेट भर सके। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में 3 टाइप हो सकता है। सबसे पहला है नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है, पीपल माइग्रेट विथ एनिमल्स जैसे कि कैटल, शिप, कैमल्स इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। लोग अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, घूमते रहते हैं ताकि उनको चारा मिल सके और पानी मिल सके। कॉमन इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया और इंडिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब एरिया में देखने को मिलता है। भोटियाज एंड गुर्जर्स ऑफ हिमालयाज इसके एग्जाम्पल हो गए। ये लोग अपने पशुओं को लेकर घूमते हैं और घूम घूम कर पशुओं के लिए चारा ढूंढते हैं। तो ये हो गया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का पहला पार्ट। ये क्यों करते हैं लोग, ताकि केवल अपना काम निकाल सके। और यहाँ पर पशुपालन को भी एग्रीकल्चर के अंडर रखा गया है। हम आपको पहले भी बताए थे कि पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। दूसरा है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नाम से ही पता चल रहा है। ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, मतलब पेड़ों को काटो, उसको जलाओ, खेती करो, हो गया फसल, निकलो। वही यहाँ पे बताया गया है। प्रैक्टिस्ड इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ऐसा कहाँ किया जाता है, अफ्रीका के जंगलों में किया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता है, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस तरह की खेती को झूमिंग कहते हैं या झूम एग्रीकल्चर कहते हैं। तीसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही है लेकिन इंटेंसिव वाला, यानी कि छोटे स्मॉल स्केल पर ही ये खेती की जाती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाया जाता है उसी छोटे खेत पर।
practiced on small plots in thickly populated areas, especially monsoon regions of Asia, characterized by high output per unit land। मतलब पर यूनिट लैंड ज़्यादा उपज इससे ली जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग इसमें किया जाता है। हैवी मैनुअल लेबर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अधिकतर काम लोग ही करते हैं, मशीन्स का कम ही इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो अगर छोटे खेत पर खेती की जाए और उससे बहुत अधिक फसल उगाए जाएं तो इस तरह की खेती को हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये भी सब्सिस्टेंस ही है, यानी कि यहाँ पर भी फसल जो है अपने फैमिली के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम्युनिटी के लिए ही उगाया जाता है। एग्रीकल्चर का दूसरा टाइप है कमर्शियल एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो खेती की जाती है ना, वो पर्सनल यूज़ के लिए या अपने कम्युनिटी के यूज़ के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसल उगाई जाती है और इसको मार्केट में बेचा जाता है, इवन दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। डन ऑन लार्ज स्केल प्राइमरली टू सेल प्रोड्यूस इन मार्केट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसल को उगाया जाता है और इस फसल को मार्केट में बेचा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर का पहला टाइप है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़े खेतों में खेती करना। प्रैक्टिस्ड इन लार्ज लैंड होल्डिंग्स इन स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स, एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा, रशिया। इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड बट हैज़ लो यील्ड पर हेक्टेयर कंपेयर टू इंटेंसिव फार्मिंग। इस तरह की खेती बहुत बड़े बड़े खेतों में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होता है। अगर आपने इंटरस्टेलर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मकई का खेत होता है। उस तरह की खेती को हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट बोलते हैं। यूएसए, कनाडा, रशिया में आपको इस तरह के खेत देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के खेत हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं, मतलब अधिकतर काम मशीन से ही किए जाते हैं, लेकिन इसका ईल्ड पर हेक्टेयर, अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग फसल की पैदावार देखें तो इंटेंसिव फार्मिंग के मुकाबले कम होता है। अभी हम लोग जो देखे थे ना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसमें अगर हम लोग पर हेक्टेयर यील्ड रेट निकालेंगे तो पर हेक्टेयर उसमें ज़्यादा उपज होती है, लेकिन ज़मीन छोटा होता है इसीलिए पैसा कम होता है। लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर कम होती है लेकिन ज़मीन बड़ा होता है, इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लार्ज स्टेट्स ग्रोइंग अ सिंगल कैश क्रॉप, जैसे कि टी उगाया जाता है, कॉफ़ी उगाया जाता है, रबर उगाया जाता है। ये सब जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट्स रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। इस तरह की खेती में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से सोच समझकर साइंटिफिक तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो फसल बर्बाद हुई, बड़ा सा लॉस लग जाएगा। तीसरा है लाइव स्टॉक रैंचिंग यानी कि पशुपालन। कमर्शियल ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ओवर एक्सटेंसिव एरियाज, कॉमन इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में पशुओं को पाला जाता है कमर्शियली, यानी कि पशुओं को केवल इसीलिए पाला जाता है ताकि उसको बेचकर या उसके दूध या उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको बेचकर पैसे कमाए जा सके। इसको हम लोग लाइव स्टॉक रैंचिंग कहते हैं। ये भी कमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है। चौथा है डेयरी फार्मिंग। इसमें मिल्क एनिमल्स को पाला जाता है जो कि दूध देते हैं। स्पेशलाइज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर। भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है और न्यूजीलैंड सबसे बड़ा दूध का निर्यातक है, यानी कि वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे अधिक दूध। मिक्स्ड फार्मिंग नेक्स्ट है। इसमें दोनों चीज़ साथ में किया जाता है। रियरिंग एनिमल्स अलोंगसाइड क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब पशुपालन भी किया जा रहा है और फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है। इट बूस्ट्स फार्मर इनकम एंड इज कॉमन इन यूरोप, यूएसए एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये यूरोप में भी किया जाता है, यूएसए में भी और इंडिया में भी। किसान खेती भी करता है और साथ ही साथ पशुपालन भी करता है। अगला टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। किस किस तरह की फसल पूरे दुनिया में उगाई जाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है सेरल्स यानी कि अनाज। अनाज में पहला है राइस। राइस को टेम्परेचर चाहिए 24 डिग्री से ज़्यादा, रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसको चाहिए एलुवियल या क्लेई सॉइल। चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। उसका दूसरा है वीट। इसको चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए सोइंग के समय जब फसल को लगाया जाता है। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए हार्वेस्टिंग के समय जब फसल को काटा जाता है। रेनफॉल चाहिए इसको 70 to 100 सेंटीमीटर। चावल से थोड़ा कम रेनफॉल इसको चाहिए। इसको चाहिए लोमी सॉइल। लीडिंग प्रोड्यूसर है यूएसए, रशिया और इंडिया। यहाँ पर ज़्यादा खेती होती है गेहूं की। इंडिया में यूपी, पंजाब और हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आता है। तीसरा है मकई। ये भी अनाज है। ग्रोज वेल इन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड वेल ड्रेन्ड एलुवियल सॉइल। ऐसी एलुवियल सॉइल जो कि वेल ड्रेन्ड है, जो कि जिसमें कि पानी नहीं जमता है। नोन एज कॉर्न। इसको कॉर्न बोला जाता है यूएसए में और मक्का बोला जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है मिलेट।
मिलेट जो होता है इसको पुअर क्वालिटी के मिट्टी में भी उगाया जा सकता है जहाँ पर कम बारिश होती है। मेजर प्रोड्यूसर्स है इंडिया, नाइजीरिया और चाइना। दूसरा है फाइबर क्रॉप्स, जिससे कि हमें रेशे मिलते हैं और उन रेशों से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि रस्सी बनाते हैं, गनी बैग बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जूट। जूट का कल्टीवेशन गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में किया जाता है, वेस्ट बंगाल में। रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग फाइबर को उसके स्टेम से अलग करते हैं। अगर आपने जूट का पौधा देखा होगा तो जूट का पौधा लंबा लंबा होता है और उसके ऊपर जूट का रेशा होता है और बीच में उसका स्टेम होता है। तो इन रेशों को इस पर से छील कर हटाया जाता है और ये जो बीच का स्टेम होता है उसको अलग कर लिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। तीसरा है बेवरेज क्रॉप, जिससे कि हमें पीने वाली चीज़ें मिलती है, जैसे कि टी और कॉफ़ी। टी के लिए एलुवियल सॉइल चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। इसके लिए हिली स्लोप बहुत अच्छा माना जाता है, पहाड़ों पे इसकी खेती की जाती है और मेजर प्रोड्यूसर्स है चाइना, इंडिया और केनिया। कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी कि ऐसी मिट्टी जहाँ पे पानी न जमे। हिली स्लोप्स इसके लिए अच्छा माना जाता है, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ब्राज़ील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया में ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हमें ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि फसल की उत्पादन ज़्यादा हो, ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जा सके। एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे काम करें जिससे कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हाई इल्डिंग वेराइटी सीड्स कहते हैं, जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम लोग फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको GM सीड्स कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ऐसे होते हैं जिसके जेनेटिक्स में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। इससे क्रॉप यील्ड बढ़ जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उस फसल का बढ़ जाता है। अगर हम लोग उस फसल को खाएंगे तो हमारा बॉडी और अच्छे से ग्रो करेगा। द क्रिटिक्स वरी अबाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, लेकिन इसके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि इस तरह से हमें जीन्स में मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए फसलों को, नहीं तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा। चैप्टर के सबसे अंतिम में एक टेबल दिया था जिसमें कि USA और इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस है वहाँ के एग्रीकल्चर फार्म्स में, उसके बारे में बताया गया है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। साइज़ ऑफ फार्म, USA में बड़ा फार्म होता है, इंडिया में छोटा फार्म होता है। कैपिटल, USA में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, इंडिया में कम पैसा खर्चा होता है। लोग बोरो करते हैं मनी लेंडर से, उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। मार्केट की बात करें तो USA में जो फसल होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा जाता है, लेकिन इंडिया का फसल लोकल मार्केट में ही बेचा जाता है। लेबर की बात करें तो USA में स्किल लेबर हैं और इंडिया में अनस्किल लेबर हैं। मैकेनाइजेशन की बात करें तो USA में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर का इस्तेमाल अधिक होता है, इंडिया में कम होता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो USA में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, और इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। और यही USA के एग्रीकल्चर और इंडिया के एग्रीकल्चर को अलग बनाता है। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इसको परचेज करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।